चलिए, आई एम ऑडिबल, शुरू हो गया, स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए ऐसा है कि मैं इस बैच में A2 बैच में आपको यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर कल स्टार्ट किया था ना। चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन नहीं है, मतलब यूनिट जो है वो यूनिट एंड डायमेंशन नहीं है, यूनिट है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ये आपकी एनसीईआरटी का एक यूनिट है, ठीक है ना। तो कल मैंने इसको स्टार्ट किया था और मैंने बताया था इस यूनिट के अंतर्गत 4 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, दूसरा चैप्टर है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तीसरा चैप्टर है डायमेंशन एनालिसिस और चौथा चैप्टर है एरर एनालिसिस। और एक और चैप्टर के अंतर्गत आप मान सकते हैं, बीच में नहीं करिए, एक और चैप्टर एकदम कंसिस्टेंट होकर ध्यान से देखिए मेरी ओर, एक और चैप्टर के रूप में आप मान सकते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। बात समझ में आ रही ना। तो 5 चैप्टर्स हैं आपके इस यूनिट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में। मैंने कल के लेक्चर में एक फॉर्मल लेक्चर दिया और आपको बता दिया कि फिजिकल वर्ल्ड से कोई भी प्रश्न एग्जाम में नहीं आता है कभी, मतलब भूल चूक से रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में फिजिकल वर्ल्ड से क्वेश्चन आ गया सब्जेक्टिव टाइप का तो नहीं कह सकते हैं, नहीं तो बेसिकली वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर में केवल आपको ये समझाया जाता है कि विज्ञान क्या होता है, हम विज्ञान क्यों पढ़ते हैं, फिजिक्स को क्या कहते हैं, फिजिक्स का अन्य सब्जेक्ट से क्या रिलेशन है, फिजिक्स के क्या स्कोप और एक्साइटमेंट है, विज्ञान के बारे में विभिन्न चिंतकों ने क्या बोला है, आइंस्टाइन का क्या स्टेटमेंट है, उनका क्या स्टेटमेंट है, यही सब बात आपकी एनसीईआरटी में है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि एनसीईआरटी ने दिया है तो कुछ सोच के ही दिया होगा, एक बार उस पर मैंने आंख फेर ली। बात समझ में आ रही ना। साइंस में कैसे रूल बनता है, कैसे साइंस में रूल बनता है, इसके बारे में दिया है, ये मैंने समझा दिया। सफिक्स प्रीफिक्स क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। बात समझ में आ रही ना। कैसे रूल बनता है वो है साइंटिफिक मेथड, ठीक है ना। फिर माइक्रोस्कोपिक क्या होता है ये मैंने कल के लेक्चर में समझा दिया। यहाँ सबसे कहीं से प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी साइक्लोस्टाइल के रूप में इसका ये सारी बातें आपको 3-4 पन्ने में है और ये 3-4 पन्ने आप यहाँ साइक्लोस्टाइल है पीडीएफ के रूप में होगा, तो मैं सब पढ़ा चुका हूँ। एक बार जल्दी जल्दी, क्योंकि शुरुआत है लेक्चर की तो मैं बहुत तेज नहीं भागना चाहता हूँ, पहले चाहता हूँ कि आपका 2-3-4 पीरियड में आपकी निगाह जम जाए। और निगाह एक बार जम गई, देखिए ध्यान से देखिए, एक बार अगर आपकी निगाह जम गई टॉपिक पर तो जैसे आपने वेक्टर उड़ा दिया और मैथमेटिकल टूल्स उड़ा दिया, सब सवाल लड़ने लगे, एडवांस के भी सवाल समझने लगे आप लोग, उसी तरीके से ये भी होने लगेगा। अब पहली बॉल से अगर हम छक्के का प्रयास करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आउट हो जाए, कॉन्फिडेंस है ना लैक हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं 2-3 चैप्टर आपको धीरे धीरे बॉल बल्ले पे लेंगे, ज़्यादा टाइम लेंगे कंपेरेटिवली, और उसके बाद जब आपकी निगाह इस चैप्टर पे जम जाएगी तो उसके बाद फिर हम स्लॉगिंग चालू कर देंगे और उसमें आप लोग समझेंगे भी, बातों को अंडरस्टैंड भी करेंगे। तो कल जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया वो साइक्लोस्टाइल पीडीएफ फॉर्म में है, एक बार जल्दी जल्दी मैं उसको आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ये बात बताई, और फिर मैं कुछ प्रश्नों पे आता हूँ, ठीक है ना। खूब इत्मीनान से देखिए, एकदम इत्मीनान से देखिए, यहीं तैयार कर लीजिए। देखिए ये आपका फिजिकल वर्ल्ड यूनिट एंड डायमेंशन एंड एरर्स इन मेजरमेंट, इस तरीके से चैप्टर को आप कह सकते हैं, या फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट ऐसे भी कह सकते हैं। एकदम शुरुआत है, खूब इत्मीनान से देखिए, 3-4 दिन इस टॉपिक को फील करिए, उसके बाद 1 मंथ के अंदर सब कुछ यहाँ होगा जैसे पहले हुआ, ठीक है ना। पूछिए मत जाइए, 1 मंथ के अंदर सब कुछ ऐसे होगा जैसे पहले हुआ। बात समझ में आई। तो खूब आराम से देखिए, ये है आपका फिजिकल वर्ल्ड यूनिट एंड डायमेंशन एंड एरर्स इन मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम लोग भगवान को प्रणाम कर दें, ओम, हो गया, प्रणाम कर दें। अब आगे चलें ऐसे, ये देखिए, ये पहली चीज फिजिकल वर्ल्ड यूनिट एंड डायमेंशन एंड एरर्स इन मेजरमेंट, ये तो चैप्टर का नाम है, ठीक है ना। कल जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था उसी का साइक्लोस्टाइल नोट्स देखिए, इधर देखिए, उसी का साइक्लोस्टाइल नोट्स
मैंने कहा था वर्ड साइंस कहाँ से ओरिजिनेट करता है, लैटिन वर्ड साइंटिया से, यही बोला था ना, यही बोला था। जो बोला था हूबहू वही नोट्स के फॉर्म में, उससे ज्यादा कहीं मत पढ़िएगा। जितना बताया जा रहा है, जो नोट्स दिया जा रहा है, उसके अलावा सवाल लगाइए ना, सवाल पूछता है। इसका मतलब है टू नो, यानी कि नॉलेज। और संस्कृत वर्ड विज्ञान भी यही कहता है, विज्ञान का भी मतलब है नॉलेज, टू नो। और अरबिक वर्ड इल्म का भी यही मतलब है। लोग कहते हैं ना इनको इल्म हो गया है, तो इल्म हो गया है से क्या मतलब है, इनको विजडम आ गया है, इनको नॉलेज आ गया है, ठीक है ना, इल्म हो गया है, ठीक है। तो अरबिक वर्ड इल्म भी वही बात कहती है, नॉलेज, ठीक है ना। तो यहां तक की बात हूबहू वैसे ही है नोट्स में जो मैंने आपको समझाया है। समझ में आ गया बेटा, सबको क्लियर है, एकदम तैयार करते चलिए। शुरू का 2-3 पीरियड में थोड़ा धीमे चलूंगा, थोड़ा धीमे चलूंगा। अभी कल मैं जहां शाम को करने आता हूं, वहां एक यहाँ के बेस्ट स्कूल का बच्चा, नाम नहीं लूंगा, रिकॉर्ड हो रहा है, आपके बगल ही में है, वो आया था, बता रहा था कि अभी तक मैथमेटिकल टूल से ही चल रहा है और 1 महीने से पढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ बेस्ट जाएगा, अभी बस आप देखते जाइए। आगे देखिए, साइंटिफिक मेथड। अब मैं आपको बता रहा हूं साइंटिफिक मेथड, खूब गौर से देखिए। अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेनॉन इन अ मच डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल टू यूज as possible and use the knowledge so gained to predict, modify and control phenomenon, ठीक है ना। और साइंटिफिक फिनोमेनॉन में क्या है, इतने स्टेप्स हैं। साइंटिफिक फिनोमेनॉन क्या है, साइंटिफिक मेथड क्या है कि एक सिस्टमेटिक एफर्ट चीजों को समझने का और कैसे उनको किसी चीज में अप्लाई करके कॉन्सिक्वेंसेस को प्रिडिक्ट कर सके हम। जैसे मान लो कैसे कैसे बातों को साइंटिफिक मेथड का मतलब है कि सिस्टमेटिक वे में बातों को समझें और उन बातों को अप्लाई करके कैसे वेरियस फिजिकल फिनोमिनॉन्स में हम प्रिडिक्शंस कर सकें कि ऐसा होगा, ये है तो ऐसा होगा। बात समझ में आ रही ना। अब इसके स्टेप्स जो मैंने बताए थे वो हूबहू वही स्टेप हैं। सबसे पहले सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद क्या करते हैं, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर क्या करते हैं, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है ना। ये सब कहीं नहीं आएगा, लेकिन एक बार आंख इसमें फिरा लीजिए। फिर उसकी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रीजनिंग करते हैं। पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी कैसा है ये जानना है, तो पहले उसकी एक्टिविटी ऑब्जर्व किया और फिर कुछ बातें उससे बोल के आगे पीछे देखा कि वो क्या रिएक्शन देता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से क्या किया, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट किया और फिर उसके रिएक्शंस का क्या किया, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है ना। उसके बारे में सोचा बैठ के, और सोचने के बाद हमने क्या किया, एक मैथमेटिकल मॉडलिंग बनाई कि ऐसा है, ये बात है। और अगर वो मैथमेटिकल मॉडलिंग से फिर हमने प्रिडिक्शन किया कि अगर ऐसी बात है तो ये होगा, और फिर जो प्रिडिक्शन किया वो हर जगह अगर सेटिस्फाई कर गया तो रूल बन गया, और अगर वो प्रिडिक्शन सेटिस्फाई नहीं किया तो क्या किया हमने, तो फिर फिर वो थ्योरी फॉल्स हो गई। बात समझ में आ रही ना। तो इस तरीके से हम ये वो सिस्टम, ये वो प्रोसेस बताया है जिसके द्वारा हम साइंस में रूल्स बनाते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं बातों को, इवेंट्स को ऑब्जर्व किया, फिर क्या किया उसको उसका क्या किया, ऑब्जर्वेशन के बाद क्या किया, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट के बाद क्या किया, उसके बारे में सोचा, उस रीजनिंग दी। रीजनिंग के बाद हमने एक हाइपोथेसिस प्रपोज की, मॉडल प्रपोज किया कि ये बात है, और वो मॉडल से हमने प्रिडिक्ट किया कि अगर वो मॉडल सही है तो ऐसा होगा, और ऐसा हुआ तो वो रूल बन गया, और ऐसा नहीं हुआ तो वो रूल नहीं बना, ठीक है ना। इस तरीके से साइंटिफिक मेथड है, इसमें बहुत डीप में आपको नहीं आना, ये सब स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। तो मैं लाइन से चल रहा हूँ एक बात को लेकर। अब देखिए अगली बात, देखिए मैंने यूनिफिकेशन के बारे में बताया था। यूनिफिकेशन क्या होता है, जल्दी जल्दी एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, कल समझा चुका था, नोट्स इतना ही आपको पढ़ना है। टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमेनॉन्स इन टर्म्स ऑफ फ्यू कॉन्सेप्ट and laws, the effort to see the physical world as manifestation of some universal laws in different domains and conditions is called unification, ठीक है ना। Example, the attempts to unify fundamental force in nature, progress
इन यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फोर्सेस डोमेन्स इन नेचर। देखिए ऐसा है कि यहाँ पे यूनिफिकेशन के कुछ एग्जाम्पल देके बताया है। जैसे आइजैक, सबसे पहले क्या है, सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल मैकेनिज्म। टेरेस्ट्रियल मैकेनिज्म जो मतलब जो अर्थ पे जो मैकेनिज्म हो रही है, और सेलेस्टियल मतलब जो आउटर स्पेस में हो रही है, ठीक है ना। तो दोनों का डेवलपमेंट अलग हुआ, लेकिन दोनों के अंदर अंडरलाइंग कंसेप्ट क्या हैं, एक जैसे हैं। एक जैसे कंसेप्ट दोनों के अंदर, बेसिक कंसेप्ट जो दोनों के अंदर हैं वो एक जैसे हैं। मैंने कहा था कि यूनिफिकेशन का बेसिक मतलब क्या है कि डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ नॉलेज को सिंगल यूनिफाइड नॉलेज के रूप में रिप्रेजेंट करना, यही यूनिफिकेशन है, ठीक है ना। यूनिफिकेशन भी एक साइंस का थ्रस्ट है। तो उसी में देखिए यूनिफिकेशन के कुछ एग्जाम्पल देके बताया है कि सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल मैकेनिज्म, सेलेस्टियल मतलब, टेरेस्ट्रियल मतलब जो यहाँ अर्थ पे हो रही है, यहाँ की मैकेनिक्स और जो आउटर स्पेस में हो रही है, दोनों मैकेनिक्स में एक अंडरलाइंग यूनिटी है, मतलब दोनों के बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एक हैं, ठीक है ना। अगर कोई, जैसे मान लीजिए एग्जांपल देके बताऊं, अगर कोई सेटेलाइट अर्थ के अगल बगल रिवॉल्व करती है, तो उस सेटेलाइट को भी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है तभी रिवॉल्व कर रही है। बहुत सारे सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है सेटेलाइट को तभी रिवॉल्व कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स से रिवॉल्व कर रही है। और टेरेस्ट्रियल यानी कि अर्थ पे भी जो ऐसा हो रहा है, उसमें भी बेसिक बात यही है। तो डिफरेंट डोमेन्स ऑफ नॉलेज के अंदर, जैसे डिफरेंट डोमेन्स ऑफ नॉलेज के अंदर एक अंडरलाइंग यूनिटी को निकालना और सिंगल कोहेसिव पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में प्रेजेंट करना, ये साइंस का एक ऑब्जेक्टिव है, एक थ्रस्ट है। ये कल मैंने समझाया था, इसी को यूनिफिकेशन कहते हैं। तो एग्जांपल यहां से आप देखिए, आइजैक न्यूटन ने क्या यूनिफाई किया, टेरेस्ट्रियल और सेलेस्टियल मैकेनिज्म को। मतलब दोनों मैकेनिज्म का डिस्कवर अलग अलग तरीके से हुआ था, लेकिन उनके अंदर क्या साम्य है, क्या कॉमन बात है, ये आइजैक न्यूटन ने यहाँ यूनिफिकेशन किया। फिर एक और एग्जाम्पल दिया है, सब एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा आप, सब डिटेल में मैं नहीं बता पाऊंगा। यूनिफिकेशन का बेसिक मतलब है कि डाइवर्स फिनोमिनॉन्स के अंदर क्या अंडरलाइंग यूनिटी है, क्या एक कॉमन बात है, उसको निकालना, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए इस क्लास के टॉपर और मान लीजिए किसी और क्लास के टॉपर में क्या एक यूनिटी होगी, क्या एक कॉमन बात होगी, दोनों टॉपर हैं तो साफ साफ दिख ही रहा है, कुछ कॉमन बात, दोनों स्टूडियस हैं, दोनों पंक्चुअल हैं, दोनों सिंसियर हैं, दोनों टाइम टेबल को एडहेयर कर ऑनेस्टली फॉलो करते हैं, दोनों और सबसे बड़ी बात, दोनों के अंदर विल टू एक्सेल है। विल टू एक्सेल बहुत ज़रूरी होता है, मतलब कि अच्छा करने की भावना है, ठीक है ना, कि हम अच्छा करेंगे, अच्छा कर रहे हैं वो, ये कॉमन बात है। तो अब देखिए आइजैक न्यूटन जो है उसने सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल मैकेनिक्स को कंबाइन किया, दोनों के अंदर दो डाइवर्स फील्ड ऑफ नॉलेज के अंदर यूनिटी को खोजा, दोनों को एक सिंगल इंटीग्रेटेड नॉलेज के रूप में रिप्रेजेंट किया। उसके बाद एक और एग्जांपल देखिए, इन्होंने दिखाया, ओरिस्टेड ने दिखाया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेनन इनसेपरेबल एस्पेक्ट ऑफ यूनिफाइड डोमेन है। थोड़ी इंग्लिश कठिन है लेकिन इसका मैं मतलब बता दे रहा हूँ। ओरिस्टेड वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये दिखाया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में एक अंडरलाइंग यूनिटी है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से हम मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं और मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आपको ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट याद है ना, कि एक वायर था, आप क्लास 10 में पढ़ाया जाता है, वायर में करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर जाती है। तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट क्यों करती है, क्योंकि उसके ऊपर टॉर्क लगता है। टॉर्क क्यों लगता है, क्योंकि वहां यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी तभी टॉर्क लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आई, जब करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो नहीं डिफ्लेक्ट हो रहा था, जब करंट फ्लो किए तो डिफ्लेक्ट हुआ। इसका मतलब करंट के फ्लो करने से टॉर्क लगा, इसका मतलब करंट के फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड आई। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में एक इंटर रिलेशन है। दोनों वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन में नहीं है, दोनों डिफरेंट ब्रांच ऑफ स्टडीज है, लेकिन दोनों के अंदर एक अंडरलाइंग सिमिलरिटी है। बात समझ में आई ना, बात समझ में आई। एक बहुत अच्छे प्लेयर और एक बहुत अच्छे पढ़ाकू बच्चे में क्या सिमिलरिटी होती है, दोनों के अंदर डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होता है, दोनों अपने समय के पाबंद होते हैं। किसी भी फील्ड में आप एक्सेल करिए, कोई भी फील्ड हो, बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, सब में जो टॉप के लोग हैं उनमें कुछ ना कुछ कॉमन बातें हैं। सब अपने समय के पाबंद हैं, सब अपने काम को जुनून के हद तक करते हैं। बात समझ में आ रही ना। तो अब आप देखिए आइजैक न्यूटन ने इसको कंबाइन किया और ओरिस्टेड ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कंबाइन किया। और जेम्स क्लार्क, आप सब नहीं दिखाएंगे, बाकी आप यूनिफिकेशन का मोटा मोटा मतलब समझ गए, कहीं कुछ पूछे हो जगह नहीं, बस समझ जाइए। बच्चे
एनसीईआरटी में है, मैंने बहुत दिनों से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यूनिफिकेशन नहीं जानते, रिडक्शनिज्म नहीं जानते, समझ में नहीं करते हैं क्या होता है। तो आप समझ जाइए डिफरेंट पीस ऑफ नॉलेज को एक सिंगल इंटीग्रेटेड पीस ऑफ नॉलेज के रूप में प्रेजेंट करना, ये भी साइंस का एक मेजर थ्रस्ट है और इसी को यूनिफिकेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई ना? एग्जाम्पल आप देखिए जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स को बताया कि ये तीनों के अंदर ये यूनिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में दिखाया। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स तीनों के अंदर क्या है, एक अंडरलाइंग यूनिटी है। भले ऑप्टिक्स एक डिफरेंट ब्रांच ऑफ स्टडी है, भले इलेक्ट्रिसिटी एक डिफरेंट ब्रांच ऑफ स्टडी है, भले मैग्नेटिज्म एक डिफरेंट ब्रांच ऑफ स्टडी है, लेकिन तीनों के अंदर एक अंडरलाइंग सिमिलरिटी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर में आप वो सिमिलरिटी पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, ठीक है ना? तो इन्होंने ये काम किया। उसके बाद और बाकी आप देख लीजिएगा, बाकी मैं छोड़ दे रहा हूं, ठीक है ना? यूनिफिकेशन का ये मतलब है। अब मैंने आपको रिडक्शनिज्म बताया था, रिडक्शनिज्म। तो रिडक्शनिज्म मैंने ये बताया था कि एक बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम को अगर स्टडी करना है तो छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के आप स्टडी करेंगे तो बेहतर स्टडी कर पाएंगे। जैसे मान लिया आप नीट की स्टडी करने जा रहे हैं, तो नीट में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है। आईआईटी वालों के लिए फिजिक्स भी है, मैथ्स भी है और केमिस्ट्री भी है। और केमिस्ट्री में भी बहुत सी बातें हैं, फिजिक्स में भी बहुत सी बातें हैं। तो छोटे छोटे पार्ट्स आप लेकर तोड़ के पढ़ेंगे तभी तो पूरा समझ पाएंगे। बोलिए, बेबी स्टेप्स लेंगे। बेबी स्टेप्स को लोग मजाक में लेते हैं कि बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, 2 पन्ना पढ़ रहे हैं, 4 पन्ना पढ़ रहे हैं। बेबी स्टेप्स आप रोज लेते रहिए तो एक समय बहुत बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लेने से अच्छा है छोटे छोटे स्टेप्स कंसिस्टेंटली लेते रहिए। ये नहीं कि एक दिन जुनून में आ गए तो 18 घंटा पढ़ गए, और 4-5 दिन पढ़वे नहीं किए। अरे रोज 6-7 घंटा आप पढ़ते रहिए, समय से खाइए, समय से सो जाइए, समय से हंसिए बोलिए, ठीक है ना? तो थोड़ा थोड़ा पार्ट करते रहेंगे तो धीरे धीरे हो जाता है। तो अब देखिए रिडक्शनिज्म का क्या मतलब है। रिडक्शनिज्म का मतलब है एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को स्टडी करने के लिए उसको सिंपलर पार्ट्स में तोड़ देना, और सिंपलर पार्ट्स को स्टडी करने के बाद फिर कॉम्प्लेक्स पार्ट की डिटेल स्टडी करना। ये आपका रिडक्शनिज्म। ये भी साइंस का एक थ्रस्ट है, ये भी एक साइंस का एक थ्रस्ट है। तो देखिए इसको लैंग्वेज में देख लीजिए। A related effort is to derive the properties of bigger, more complex system from properties and interaction of its constituent simpler part is called reductionism। बात समझ में आ गई ना? बात समझ में आ गई? अब बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे हम, इसकी जरूरत भी नहीं है, आप समझ गए ना? अच्छा, अब देखिए इस स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स कल बता चुके थे। क्या क्या स्कोप है, क्या क्या एक्साइटमेंट है, बता दिए थे ना? अब देखिए मैक्रोस्कोपिक क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, ये भी कल बता दिए थे। मैक्रोस्कोपिक मतलब जैसे टेरेस्ट्रियल लेवल पे, ठीक है ना, स्पेस लेवल पे, बड़े लेवल पे मैक्रोस्कोपिक। और माइक्रोस्कोपिक मतलब एटम, मॉलिक्यूल और न्यूक्लियर लेवल पे। जो जितनी भी हमारी क्लासिकल फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स मतलब जो पहले की फिजिक्स है, जैसे मैकेनिक्स है, ठीक है ना, ये सब क्या है, ये सब क्या है आपकी मैकेनिक्स है, साउंड है, हीट है, ये सब क्या है आपकी मैक्रोस्कोपिक इन नेचर है। और जो अभी रिसेंट फिजिक्स के डेवलपमेंट है, मॉडर्न फिजिक्स का ज्यादातर डेवलपमेंट अभी हाल फिलहाल में हुआ है ना। सबसे पहले फिजिक्स में क्या क्या हमारे पास थी, बोलिए? मैकेनिक्स बहुत पहले से थी, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये सब बहुत पहले से थी, ये सब बहुत पहले से। ये सब मैक्रोस्कोपिक इन नेचर है, मतलब इनका डोमेन जो है वो लार्ज एरियाज है, ठीक है ना। टेरेस्ट्रियल डोमेन है, स्पेस का डोमेन है, बड़े बड़े डोमेन्स हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी हाल फिलहाल में विगत 100 वर्षों से मॉडर्न फिजिक्स का डेवलपमेंट हुआ, तो मॉडर्न फिजिक्स में का डोमेन क्या है, माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, मतलब एटम, मॉलिक्यूल और न्यूक्लियर लेवल पे। देखो वही सब लिखा होगा। द माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स द एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिनोमेनन। दिस फिनोमेनन्स आर गवर्न्ड बाय क्वांटम फिजिक्स। तो बस मोटा मोटा जान लिए मैक्रोस्कोपिक क्या है, माइक्रोस्कोपिक क्या है। और इसे पीएचडी नहीं करनी है, आपको प्रश्न लगाने हैं। अभी तक की बातों में आपको क्या जानना चाहिए था, साइंस क्या है, स्कोप एक्साइटमेंट क्या होता है, साइंटिफिक मेथड क्या है, यूनिफिकेशन रिडक्शन क्या है, ये एक थ्रस्ट है साइंस का। और पांचवी बात आपको ये जानना चाहिए था कि माइक्रोस्कोपिक क्या है। मोटी मोटी आपके दिमाग में वो होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब घबराइए नहीं, थोड़ा धीरे धीरे वो चीज़ भी बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में नहीं आती है नीट और आईआईटी में, लेकिन वो भी जान लीजिए। उसके बाद भी मैं 1 महीने में खत्म कर दूंगा। इसके पहले वाला खत्म किया ना, ये और बेहतर ढंग से कर दूंगा, ठीक है ना। समझ गए? तो मैक्रोस्कोपिक समझ गए? बोलो भाई, बोलो। एक एक बात समझते चलिए। अब नेक्स्ट देखिए गोल्डन की पॉइंट्स। तो कुछ देख लीजिए, जैसे रेंज ऑफ लेंथ इतना होता है। सबसे छोटी लेंथ कितनी होती है, 10⁻⁻14। और सबसे बड़ी लेंथ क्या होती है, 10⁻26। ये रेंज ऑफ लेंथ मोटा मोटा दिमाग में रखिए।
कभी कभी नीट उट में कभी कभी भूले भटके ये पूछ सकता है कि ऑप्शन में कभी आता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम इज शेक, 1 शेक इज इक्वल टू 10 टू द पावर -8 सेकेंड। 10 टू द पावर -8 सेकेंड के बराबर 1 शेक होता है। अब शेक का मतलब मिल्क शेक मत समझ लीजिएगा। अगर पूछ दिए शेक इज द यूनिट ऑफ, नीट उट में आ सकता है, कभी आया है, कभी बहुत पहले आया है, ठीक है ना। तो अब गौर से देखिए, रेंज ऑफ लेंथ मतलब लेंथ कितनी बड़ी और कितनी छोटी हो सकती है, मैक्सिमम इतनी, मिनिमम इतनी। रेंज ऑफ मास इतना, मैक्सिमम इतना और मिनिमम इतना। 10 टू द पावर -30 kg का भी मास हो सकता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg होता है कि नहीं होता है, बोलो बेटा। तो ये इस सबसे छोटा मास इस ऑर्डर का होगा और सबसे बड़ा मास इस ऑर्डर का होगा। भाई अर्थ का भी तो मास है, सन का भी तो मास है, तो हाईएस्ट मास इतना यूनिवर्स में पॉसिबल है, लोएस्ट मास इतना पॉसिबल है, ठीक है ना। बात समझ में आई। अब रेंज ऑफ टाइम देखिए, 10 टू द पावर -22 सेकेंड और 10 टू द पावर 18 सेकेंड। 10 टू द पावर -22 सेकेंड और 10 टू द पावर 18 सेकेंड, ये क्या है आपका रेंज ऑफ टाइम है। टाइम इस रेंज में हो सकता है, लेकिन हमने अभी मुंह से बोला कि स्मॉलेस्ट यूनिट इज 10 पावर -8, 1 शेक। तो उसको आप एक बार थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दिएगा, तथ्यात्मक बात है। इसमें रेंज ऑफ टाइम इतना दिया है, तो शेक स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं होगी, शेक इज ऑल्सो यूनिट, 10 टू पावर -8 सेकेंड, ऐसे कह लीजिए। बात समझ में आ रही ना। तो ये रेंज आपका टाइम का है, ठीक है ना। अब देखिए, टेरेस्ट्रियल फिनोमिनन लाइज समवेयर इन मिडिल ऑफ द अबव रेंज। और जितने टेरेस्ट्रियल फिनोमिनन हैं, मतलब जो हमारे अर्थ पे हो रहे हैं, जो हमारे इकोसिस्टम में हो रहे हैं, वो सब कैसे हैं, वो इसके बीचों बीच हो रहे हैं। भाई एकदम एक्सट्रीम लिमिट पे नहीं ना होगा, इसके बीच का लेंथ है, इसके बीच का मास है, इसके बीच का टाइम है। बस थोड़ा आराम से मैं चल रहा हूँ, ठीक है ना। और चलने दिए, मैं उतनी देर में खत्म कर दूंगा पूरा आपका। लेकिन बढ़िया, इतनी बात समझ में आई। हाँ, होता ये है ना कि शुरुआत के 3-4 पन्ने अगर कई बार बच्चों को नहीं समझ में आते हैं, तो उसके बाद पता लगा पूरा चैप्टर है चौपट कर देते हैं, उनके दिमाग में बैठ जाता, गड़बड़ हो गया। तेज कमजोर कोई नहीं होता है, कोई बच्चा मान लो 6-7 से ठीक से लर्निंग स्ट्रेटेजी नहीं जाना, तो उसके बाद वो सोचता है कि बस वो गड़बड़ करता जाता, गलती पे गलती करता जाता, और बहुत गलत कर बैठता है बाद में। और जो बच्चे 5-6 से क्लिक कर जाता है दिमाग, वो फिर अच्छा करते अच्छे से अच्छा होता जाता है। समझ रहे ना, यही फर्क होता है। अब देखिए, ई का हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, एक्साइटमेंट। तो एक्साइटमेंट आप मत देखिए, हम बता चुके हैं, ठीक है ना। देखिए, बेसिक लॉज और सिंपल एंड यूनिवर्स। क्या एक्साइटमेंट है कि जो बेसिक लॉ हैं वो सिंपल और यूनिवर्सल हैं, मतलब यूनिवर्सल मतलब हर जगह लगते हैं और साधारण हैं। देखिए, फिजिक्स में जितने भी लॉ हैं, मैं भी थोड़ा आगे कहीं दिया भी होगा, साइक्लो स्टाइल में मैं समझाऊंगा। फिजिक्स में जितने भी लॉ हैं वो 5-6 फंडामेंटल लॉज से ही बने हैं। 5-6 ऐसे लॉज हैं जो फंडामेंटल लॉज हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये 5 बेसिक लॉज हैं, और इन्हीं 5 बेसिक लॉज से फिजिक्स के जितने भी लॉ हैं वो डिराइव्ड हैं। मतलब इसी का कोई ना कोई रूप है। जैसे आगे चल के सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ, तो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का ही एक रूप है। सेकेंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही एक रूप है। तो ये 5 मूलभूत लॉज हैं, मतलब ये लॉज को डिफाइन करने के लिए किसी और लॉ की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई और लॉ जो है इन्हीं 5 मूलभूत लॉज से ही बने हैं। ये कहने का मतलब है 5 फंडामेंटल लॉज होते हैं फिजिक्स में, ठीक है ना। और कुछ फंडामेंटल फोर्सेस भी हैं, वो भी हम बताएंगे। फंडामेंटल फोर्स एक बार मुंह से सुन लीजिए। फंडामेंटल फोर्स में पहला फोर्स क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स। दूसरा फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो होता है जो किसमें होता है, एक बात को ध्यान सुनिए, जो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में होता है। और तीसरा फोर्स क्या है फिजिक्स में, बताइए, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना। अब सबसे वीक फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। उससे मजबूत कौन सा है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और उससे मजबूत क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और उससे मजबूत क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है, लिख नहीं रहे हैं सब बात, केवल मुंह से बोल दे रहे हैं, नोट्स में कहीं होगा तो देख लीजिएगा उसको, ठीक है ना, एक बार मुंह से सारी बात सुन लिए। तो अब देखिए स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, ये वो फोर्स है जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखता है। जैसे मान लीजिए ये कोई न्यूक्लियस है, ये कोई न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस किसको मिला के बना है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसी को मिला के ना बना है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को मिला के बना है। तो अब आप ये बताइए कि इलेक्ट्रिकल फोर्स की डिस्कवरी पहले हो चुकी थी, तो अब आप गौर से देखिए ये न्यूट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन के बीच न्यूक्लियस का रेंज कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर होता है, बोलो भाई। और एटम का क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर, ये होता है रेंज। तो अब सोचिए दो प्रोटॉन इतने कम डिस्टेंस पे रखे हैं, तो उनके अंदर अगर जबरदस्त रिपल्सिव फोर्स होगा कि नहीं होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे ना, रिपेल करेंगे। तो अगर जबरदस्त न्यूट्रॉन तो कोई फोर्स नहीं लगाएगा भाई, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, देखिए। लेकिन प्रोटॉन के अंदर तो पॉजिटिव चार्ज है और डिस्टेंस बहुत कम है दो प्रोटॉन के बीच, भाई न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है डिस्टेंस बहुत कम है, तो डिस्टेंस बहुत कम है, तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो डिस्टेंस जब बहुत कम हो गया तो फोर्स बहुत ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए। तो उस हिसाब से तो न्यूक्लियस को फड़फड़ा के टूट जाना चाहिए, ब्रेक कर जाना चाहिए न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस ब्रेक कर जाना चाहिए मतलब न्यूक्लियस अनस्टेबल है, न्यूक्लियस अनस्टेबल है मतलब एटम अनस्टेबल है, और एटम अनस्टेबल है मतलब मैटर अनस्टेबल है। लेकिन हम तो देखते हैं मैटर स्टेबल रहता है, मैटर तो स्टेबल है, कोई चीज गिर तो नहीं रही है, दीवार ऐसे खड़ी हुई है, सारी चीज, सारा मैटर स्टेबल है। तो आखिर क्या बात है, कौन सा ऐसा फोर्स है जिसको बाइंड करके रखता है, कौन सा फोर्स बाइंड करके रखता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्योंकि इस इलेक्ट्रिकल रिपल्सन के अलावा एक और फोर्स एक्ट करता है जिसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, और वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर ही होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी क्या क्या है, हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर ही होता है, रिपल्सिव नहीं होता है, ठीक है ना। अब कमियां क्या क्या है उसकी, कि बहुत शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स है, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स है। अगर दो न्यूक्लियॉन्स के बीच की दूरी बहुत कम है तभी ये फोर्स एक्ट करेगा, और दो न्यूक्लियन के बीच की दूरी बढ़ेगी तो ये फोर्स बहुत तेजी से घट जाता है। और यही आधार है, इसको भी डिटेल में भी हम नहीं बताएंगे, जब आपको मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाएंगे तो यही आधार है अल्फा बीटा गामा डिके का, यही आधार है कि क्यों क्या कहते हैं रेडियो एक्टिविटी शो करता है, जब हायर एटम होता है तो कैसे वो अनस्टेबल हो जाता है। ये सब डिटेल में बताएंगे, टाइम लगेगा। मोटी मोटी बात आप केवल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जानिए। जो इस समय आपको जाननी है कि बेसिक 4 फंडामेंटल लॉज हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी, चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। ये 5 बेसिक फंडामेंटल लॉज हैं, और फिजिक्स के सारे लॉज इन्हीं लॉज के डिराइव्ड फॉर्म है। एक बात ये जानिए। और दूसरी बात ये जानिए कि बेसिक 4 फोर्सेज हैं, मैंने नाम ले लिया और बता दिया कि सबसे मजबूत कौन है, सबसे कमजोर कौन है, और फिर मैंने उसी आधार पे स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को एक्सप्लेन कर दिया कि अगर न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन के बीच की दूरी बहुत कम होती है, मतलब न्यूक्लियर रिपल्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा होगा। तो न्यूक्लियर रिपल्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा होगा तो इसका मतलब कि न्यूक्लियस को टूट जाना चाहिए, लेकिन न्यूक्लियस टूटता नहीं है। इसका मतलब है कि इस रिपल्सिव फोर्स के अलावा कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स भी है जो कि न्यूक्लियस को बांध के रखता है, और वही फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की कुछ विशेषताओं को देख लीजिए, ये सब भी आपको जानना चाहिए, आपके स्कूल में जो एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा जाता है। पहली बात कि बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है, अगर बहुत कम दूरी है न्यूक्लियॉन्स के बीच तभी एक्ट करेगा। दूसरी बात ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी एक्ट करेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के भी बीच एक्ट करेगा, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के भी बीच एक्ट करेगा। बात समझ में आ रही ना। अब इसकी एक डिमेरिट क्या है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है न्यूक्लियॉन्स के बीच तो बहुत तेजी से घटता है। डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रिकल फोर्स भी घटता है, लेकिन ये ज्यादा तेज घटता है। इसीलिए जब न्यूक्लियस भारी होता है तो अनस्टेबल हो जाता है। इसीलिए जब न्यूक्लियस भारी होने लगता है, वेट बढ़ने लगता है, अनस्टेबल हो जाता है। और जो अल्फा बीटा गामा निकालता है वो स्टेबिलिटी को प्राप्त करने का ही एक जरिया है। पता लगा मोटाते चले गए, ज्यादा वो हो गया तो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। जब न्यूक्लियस बढ़ा तो क्या हो गया, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की दूरी बढ़ गई। बात को समझिए, बहुत डिटेल में भी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे, अभी काम भर की बात समझ लिए। जब न्यूक्लियस बढ़ा तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की दूरी बढ़ गई,
तो उससे इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ रिपल्सन भी कम हुआ, और लेकिन क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कम हो गया। वो भी कम हुआ, लेकिन ये अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा कम हो जाता है, तो भारी न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। तो भारी न्यूक्लियस जब अनस्टेबल हो जाता है, ज्यादा मोटा जाता है, तो क्या करता है, एक अल्फा पार्टिकल को निकाल लेता है, भाग। तो उससे उसका भार कम हो जाता है, उससे उसका भार कम हो जाता है, और वो स्टेबिलिटी में आ जाता है। बात समझ में आ गई ना? तो जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ाएंगे तो सब अच्छे से पढ़ाएंगे। फिलहाल इतना ही जानिए कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है, न्यूक्लियस को बांध करके रखता है। बात समझ में आ रही बेटा? क्लियर है? अच्छा, अब देखिए एक्साइटमेंट इन फिजिक्स बता रहा है। तो एक्साइटमेंट क्या है कि बेसिक लॉ सिंपल और यूनिवर्सल है। तो बेसिक लॉ मैंने बता दिए, 4-5 जो है वो सिंपल हैं और यूनिवर्सल हैं, मतलब हर जगह लगते हैं। मतलब अगर कोई भी और लॉ है तो इन्हीं लॉ का एक अप्लाइड फॉर्म है, ये कहने का मतलब है। बात समझ में आई? अब आगे देखिए, it is a source of wonder that such vast realms of experiences can be summarized in a single sentence or equation. Einstein put it well when he remarked that. मतलब ये कितना वंडरफुल बात है कि इतने डिफरेंट फिनोमिनॉन्स को सर्टेन बेसिक फिनोमिनॉन्स के टर्म्स में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये कितनी बड़ी बात है, कितना सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है ना? कितना सिंप्लीफाई हो गया। फिजिक्स का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनॉन्स। लेकिन जितनी भी असंख्य नेचुरल फिनोमिनॉन्स को कुछ सर्टेन फंडामेंटल फिनोमिनॉन्स के रूप में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। कितनी खुशी की बात है, इसलिए हमको एक्साइटमेंट होता है। अब ये मत कहिएगा कि हमको तो बहुत एक्साइटमेंट नहीं होता, हमारी मजबूरी है आईटी की तैयारी करना। आप भी एक्साइट होइए, एक्साइटमेंट फील करने से होता है, फील करने से होता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, ठीक है ना? आप फील करिए कि आपको मजा आ रहा है। बहुत लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन वही परफॉर्म भी कर रहे हैं। आप इसमें एकदम आनंदित हो जाइए, ठीक है ना? तो वही बता रहा है कि स्कोप एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। अब नेक्स्ट बात देखिए, आइंस्टाइन ने कहा था द मोस्ट इनकम्प्रहेंसिव थिंग अबाउट द यूनिवर्स इज दैट इट इज कंप्रहेंसिबल। ठीक है ना? इस यूनिवर्स के बारे में सबसे ज्यादा, आइए, इस यूनिवर्स के बारे में सबसे ज्यादा इनकम्प्रहेंसिबल थिंग ये है कि ये कंप्रहेंसिबल है। सब इस यूनिवर्स के बारे में सबसे ज्यादा अबूझ बात ये है कि ये बूझ है, मतलब इसको हम समझ सकते हैं। हालांकि अभी भी नेचर का 1% से ज्यादा हम नहीं जानते हैं। नेचर ज्यादातर मिस्ट्री ही है। अभी बहुत कुछ इसमें खोज होनी है, बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ हमें समझना है। 1% से ज्यादा हम नहीं जानते हैं, ठीक है ना? और जो जितना जानता है वो उतना कहता है कि हमें भी और जानना है, ठीक है ना? 1% ही हम इसके बारे में जानते हैं, लेकिन देखिए 1% की ये जानकारी हमको कितनी सुख सुविधाएं दे गई। आज से 100 साल पहले क्या था? मेरे बाबा बताते थे कि हम जो है लाइट जलाते थे, उसका मिट्टी का तेल जलाते थे, कुछ देर उजाला होता था तो उसी में देख लेते थे 1-2 पन्ना और वही पढ़ते थे। लालटेन में भी तेल भरने का सबको पैसा नहीं था उस जमाने में, वो जमाना दूसरा था। ये आज़ादी के बाद ना डेवलपमेंट हुआ, तेजी से उद्योगीकरण हुआ, लोग पैसे वाले हुए। उस जमाने में कुछ लोग को छोड़ दो जो बहुत संपन्न थे, तो जिनका पेट भर जाता था वो रईस थे। रईसी की परिभाषा थी कि पेट निकला हुआ है। अब वो परिभाषा नहीं रहेगी। अब तो खाना सबको अवेलेबल है, अब तो भोजन सबको अवेलेबल है। सुनिए, बात को सुनिए, देखिए इधर देखिए, प्रकृति के बारे में सबसे अबूझ बात यह है कि वो बूझ है, आइंस्टाइन ने कहा, ठीक है ना? तो उनका एक स्टेटमेंट है, सुन लीजिए। नो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कैन प्रूव अ राइट, अ सिंगल एक्सपेरिमेंट कैन प्रूव मी रॉन्ग। नो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कैन प्रूव मी राइट, अ सिंगल एक्सपेरिमेंट कैन प्रूव मी रॉन्ग। ये कहने का मतलब ये है, सुनिए, इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन है तो एक बार देख लिए यार, हम 1 महीने में सब कर देंगे। ये सब कहीं आएगा नहीं, लेकिन एक बार देख लिए लाइन से। ये दूसरा स्टेटमेंट का मतलब ये है कि कई एक्सपेरिमेंट्स मुझे सही नहीं सिद्ध कर सकते, लेकिन एक गलत एक्सपेरिमेंट मुझे गलत सिद्ध कर सकता है। मान लीजिए मेरे एक्सपेरिमेंट में कुछ एक कमी आ गई तो एक्सपेरिमेंट गलत है, वो बात नहीं एप्लीकेबल है, ठीक है ना? ये कहने का, नो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कैन प्रूव मी राइट, अ सिंगल एक्सपेरिमेंट कैन प्रूव मी रॉन्ग।
राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, सम फिजिसिस्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर मेजर कंट्रीब्यूशन। अब हम डिटेल में सब नहीं बताएंगे, आपकी किताब है, लाइन से हम बता रहे हैं। आर्किमिडीज ने प्रिंसिपल ऑफ बायंसी, गैलीलियो ने लॉ ऑफ इनर्शिया, आइजैक न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बाकी आप देख लीजिएगा, बाकी आप देख लीजिएगा। अब जल्दी आइए, आज 25 तक हमको यहां खत्म कर देना। इसको भी सर पास कर आ रहे हैं, इसको भी सर पास कर आ रहे हैं। अरे बाप रे बाप, इसको भी सर पास कर आ रहे हैं, इसको भी सर पास कर आ रहे हैं, इसको भी सर पास कर आ रहे हैं। वो सारे चार पांच पन्ना आप देखिएगा, तो आप जब सिविल विल की तैयारी करेंगे IAS PCS की, उसमें कहीं आपको जरूरत पड़ सकती है। लेकिन नीट और IIT में तो यह नहीं पूछेगा कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी। रेयर केस में ऐसा हो भी सकता है, मैचिंग द कॉलम में कभी कभी इस तरह का आ भी जाता है, ठीक है ना, आ भी जाता है। एक बार देख लीजिएगा, नजर फेर लीजिएगा, नजर फेर लीजिएगा, ठीक है ना। नजर फेर लीजिएगा मतलब नजर हटा मत लीजिएगा, वो हिंदी वाला नहीं कि नजर फेर लिया, न जाने क्या गलती मुझसे हुई कि नजर फेर लिया, वो वाला नजर फेर नहीं, वो दूसरा नजर फेर है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। गौर से देखिए, फ्यू फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर आर। कुछ फंडामेंटल फोर्स दिया है, उसमें से एक है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो सब कुछ इसके बारे में बता चुके हैं। सुनिए, दो मास के बीच लगने वाला, देखिए इधर देखिए, दो मास के बीच लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऑलवेज अट्रैक्टिव है। दो चार्जेस के बीच, सुनिए, दो मासेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यही सब बातें होंगी। सबसे वीक फोर्स है नेचर का, यही 4-5 बातें होंगी। लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए एक बार इस पर नजर डाल लीजिएगा। देखो बेटा, इधर नजर डाल लीजिएगा। वीकेस्ट फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है, सबसे कमजोर फोर्स है नेचर का। ये म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ एनी टू मासेस है, ये यूनिवर्सल फोर्स है, ठीक है ना। एक बार नजर फेर लीजिएगा, नजर फेरने में क्या आता है, एक ही बार फेरना है इसमें। अब आप देखिए, ये फोर्स बहुत छोटा होता है और ये अप्रिशिएबल तभी होता है, अप्रिशिएबल मतलब मेजरेबल, ठीक ठाक, काउंटेबल, ये तभी होता है जब कोई एक मास बहुत बड़ा हो। जैसे देखिए, ग्रेविटेशन फोर्स बहुत वीक फोर्स है। इधर देखिए, अभी ग्रेविटेशन फोर्स सबके बीच लग रहा है, ये भी हमको खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, हम भी खींच रहे हैं, वो भी खींच रहे हैं, हम भी खींच रहे हैं। लेकिन ये इतने कम फोर्स से खींच रहे हैं, 10⁻26 न्यूटन, कि हम एक्सेलरेट नहीं हो रहे हैं, एक्सेलरेट नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे ना। लेकिन अगर इसमें से एक अर्थ हो जाए, धरती माता हो जाए, एक धरती माता हो जाए, तब देखिए इसको छोड़े और ये चू गया। अगर इसमें से एक ऑब्जेक्ट, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, हर दो ऑब्जेक्ट के बीच लग रहा है, हर दो ऑब्जेक्ट के बीच ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। हमारे इस बोर्ड के बीच भी लग रहा है, बोर्ड भी हमको खींच रहा है, हम भी खींच रहे हैं। लेकिन इतने कम फोर्स से खींच रहे हैं कि हम नहीं खींच रहे हैं उसकी ओर, और ना वो मेरी ओर खींच रहा है। लेकिन हमारे और बोर्ड में से एक अर्थ हो जाता, तो ये फोर्स सिग्निफिकेंट हो जाता, ये फोर्स सिग्निफिकेंट हो जाता, तब ये ग्रेविटी फोर्स हो जाता। और इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होता है, उसी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो वही कह रहा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज appreciable only when at least one of the two bodies has a large mass। अगर लार्ज मास है तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता है, अप्रिशिएबल हो जाता है, ठीक ठाक हो जाता है, ठीक ठाक हो जाता है। क्योंकि देखिए यहां, एक मिनट रुको यार, इसको मार्कर को ऐसे रखे हैं, मार्कर और अर्थ के बीच जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है वो अप्रिशिएबल है, हमारे और आपके बीच जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है वो अप्रिशिएबल है, ठीक ठाक है। इसमें से खड़े होकर आप कूदिएगा तो सीधे घप से नीचे खींच लेगी अर्थ, नहीं खींच लेगी, क्योंकि वो फोर्स अप्रिशिएबल है, क्योंकि अर्थ का मास बड़ा है। बात समझ में आ रही ना। तो वही बात कह रहा है, दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ये भी समझा चुका हूं, इसमें कुछ बहुत डिटेल में समझाने का नहीं है ना। अब नेक्स्ट बात देखिए, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैंने बताया था फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स, बताया था ना, बताया था कि नहीं बताया था, बोलो भाई। तो ये सारी बात आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ये अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव भी होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है।
ठीक है ना, एक बार इस पे नजर फेर लीजिएगा और एक बार सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात देखिए, ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स देखिए, द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस, यही ना बताए हैं, यही बताया ना कि इसको बाइंड करके रखता है, न्यूक्लियस को स्टेबल रखता है, बोलो बेटा, बताया ना। इट इज इविडेंट दैट विदाउट सम अट्रैक्टिव फोर्स अ न्यूक्लियस विल बी अनस्टेबल ड्यू टू इलेक्ट्रिकल रिपल्सन बिटवीन प्रोटॉन, यही ना समझाए हैं। अगर कोई न्यूक्लियर फोर्स नहीं होता तो न्यूक्लियस क्या होता, अनस्टेबल होता, क्योंकि न्यूक्लियस के बीच दूरी बहुत कम है और प्रोटॉन की वजह से, दो प्रोटॉन की वजह से इलेक्ट्रिकल फोर्स रिपल्सिव इन नेचर होगा। तो अगर केवल हम इलेक्ट्रिकल फोर्स ही कंसीडर करें तब तो न्यूक्लियस को टूट जाना चाहिए रिपल्सन की वजह, जो नहीं होता है। इसका मतलब कोई ना कोई और भी खेल कर रहा है, कोई ना कोई और छिपा खिलाड़ी बैठा है। वो खिलाड़ी कौन है, न्यूक्लियर फोर्स। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स तो कहता है कि बाहर जाओ, दो प्रोटॉन को कहता है इलेक्ट्रिकल फोर्स कि बाहर जाओ, और न्यूक्लियर फोर्स कहता है नहीं, कहां जाओगे, ऐसे होता है। अब ये होता है कि वो मजबूत होता है इसलिए कुछ खेल नहीं कर पाता है, लेकिन जैसे न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है तो एक न्यूक्लियर का साइज बढ़ने से प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच दूरी बढ़ती है, तो दूरी बढ़ती है तो न्यूक्लियर फोर्स भी कम होता है और इलेक्ट्रिकल फोर्स भी कम होता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल फोर्स थोड़ा ही कम होता है और न्यूक्लियर फोर्स जबरदस्त कम हो जाता है। इसलिए जब न्यूक्लियस हैवी होता है तो अनस्टेबल हो जाता है, और अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या कहते हैं, अल्फा बीटा गामा रेज, वो रेडियो एक्टिविटी में बताएंगे, निकालता रहता है। बात समझ में आ गई ना। अब देखो, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, बताए हैं न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है, बोलो बेटा, देखा न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है, चार्ज इंडिपेंडेंट है। मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लगेगा, चार्ज से मतलब नहीं है यहां पर। बात समझ में आ रही बेटा ना। न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन चार्ज, irrespective of the charge this force acts and this is the strongest force, right? अच्छा, अब आगे देखिए, अब देखिए इट इज इक्वल फॉर, हाँ इट इज इक्वल फॉर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो बात वही है, जब चार्ज इंडिपेंडेंट है तो इक्वल है, ठीक है ना। अब देखिए, इट्स रेंज इज एक्सट्रीमली स्मॉल ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15, यही बात मैंने बोली, इसका जो रेंज है वो बहुत कम होता है। न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांगेस्ट तो होता है, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी होती है कि जैसे न्यूक्लियॉन्स के बीच की दूरी बढ़ी ये ड्रेस्टिकली कम हो जाता है। तो वही बात कहा है, इट्स रेंज इज वेरी स्मॉल। बात समझ में आ रही ना बेटा। देखो जितनी बात कही जा रही है मुंह से और जो साइक्लोस्टाइल है, इसके अलावा जिस भी बच्चे ने कोई भी किताब कंसल्ट की उसका चयन नहीं होगा। मैंने पहले दिन आपको डाटा बताया था कि इतने न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं और 5 बार करने हैं। टाइम कब पाएंगे आप, कायदे से ये सब भी नहीं पढ़ाना चाहिए, थोड़ा सा बता के, डायमेंशन बता के सवाल, जैसे और जगहों पे होता है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए इधर देखिए, अब देखिए, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, बता चुके हैं, यही स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बता चुके हैं बेटा, बोलो बेटा, एकदम क्लियर हो रहा है, एकदम समझ में आ रहा है। हाँ, अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ये कह रहा है रीसेंट डेवलपमेंट हाउएवर इंडिकेट्स दैट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कंपोज्ड और मोर एलिमेंट्री पार्टिकल्स कॉल्ड एज क्वार्क। इसका मतलब ये है, अभी तक आप क्या जानते थे, कणादि मुनि के पहले, कणादि मुनि जब आए तो उन्होंने कहा सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल एटम है। उन्होंने बोला कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है यूनिवर्स का, उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तब तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हो गई। अब मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबसे स्मॉल है। अभी एक और थ्योरी चल रही है, ये बढ़िया तरीके से स्टैब्लिश नहीं हुई है, रुकिए भाई, बढ़िया तरीके से स्टैब्लिश नहीं हुई है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि साइंस बाउंड्रीलेस है, बियॉन्ड बाउंड्रीज है। साइंस में कोई भी रूल लास्ट नहीं है, कोई भी अथॉरिटी अनचैलेंजेबल नहीं है कि आइंस्टाइन कह दिए तो कह दिए, कह दिए तो कैसे कह दिए, आप लॉजिक से उनको गलत सिद्ध कर दिए, आपकी बात आ जाएगी। बात समझ में आ रही ना। तो अब देखिए, यहां देखिए मैं क्या कह रहा हूं, जैसे पहले था कि एटम, देखो पहले था कि एटम स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल है, फिर हुआ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और अब की तारीख में एक नई बात चल रही है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी क्वार्क से बना है। मतलब उस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बनाने के लिए भी उससे भी छोटा पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसका नाम है क्वार्क। लेकिन ये थ्योरी अभी स्टैब्लिश नहीं हुई है। हाँ,
हाँ, अभी इसके इस थ्योरी के स्पेकुलेशन चल रहे हैं, लेकिन वेल स्टेब्लिश नहीं हुई है। रुक जाइए, हो सकता है 10 साल बाद जब आपके बच्चे बच्चे पढ़ रहे हो तो पता लगा कि काहे हंस रहे हैं। ऐसा होगा नहीं क्या? ऐसा होगा ही होगा, समय बदलेगा। देखिए 10 साल बाद का सीन क्या होगा, सुनिए। 10 साल बाद का, देखो बेटा इधर देखो, 10 साल बाद का क्या होगा। 10 साल बाद हो सकता है क्वार्क आपके एनसीईआरटी में आ जाए, क्वार्क के बारे में डिटेल चीजें आ गए। लेकिन अभी अभी ये बात वेल स्टेब्लिश नहीं हुई है, ये स्पेकुलेशंस हैं, इसके कुछ प्रमाण मिल रहे हैं। जब तक थ्योरी स्टेब्लिश ना हो जाए तब तक आपके सिलेबस में बढ़िया से नहीं आएगी, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि रीसेंट डेवलपमेंट्स हैव हाउएवर इंडिकेटेड दैट प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कंपोज्ड ऑफ स्टिल मोर एलिमेंट्री कंस्टिट्यूएंट्स कॉल्ड क्वार्क। क्वार्क से मिला के बना है, इससे भी छोटा कोई है, इससे भी छोटा कोई है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात देखिए, अब देखिए वीक न्यूक्लियर फोर्स, देखो वीक न्यूक्लियर फोर्स, द वीक न्यूक्लियर फोर्स अपीयर्स ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस। कुछ न्यूक्लियर प्रोसेस हैं जैसे बीटा डीके उल्टा डीके, इसमें आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, अपीयर करता है। अब देखिए इन द बीटा डीके द न्यूक्लियस एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड अनचार्ज पार्टिकल कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है ना। अब देखिए, देखो इधर देखो, मैं समझा दे रहा हूं, नोट्स आपके सामने है, एक बार इस पे आंख बढ़िया से डाल लीजिएगा। नीट वालों के लिए कुछ सवाल फंस भी सकते हैं इसमें, जेई वालों के लिए तो ना के बराबर ही उम्मीद है। तो अब देखिए, लेकिन एक बार दिमाग उसमें चला जाए, एक बार छोटी मोटी इंफॉर्मेशन दिमाग में रहे। देखो बेटा इधर देखो, द वीक न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट एज वीक एज ग्रेविटेशनल फोर्स बट मच वीकर देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यही ना बताए हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स से तो मजबूत होता है लेकिन से कमजोर होता है, यही ना बताए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी कमजोर होता है। इसका रेंज है, रेंज का कहीं टेबल दिया होगा तो एक बार टेबल देख लीजिएगा। देखो बेटा इधर देखो, द रेंज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स इज एक्सीडिंगली स्मॉल ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -16। गौर से देखो, वीक न्यूक्लियर फोर्स का जो रेंज है वो बहुत छोटा है, 10 पे पावर -16 मीटर के ऑर्डर का। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर ही एक्ट करता है वो। न्यूक्लियस का रेंज क्या है, 10 पावर -15, मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही वो एक्ट करता है, उसका रेंज बहुत छोटा है वीक न्यूक्लियर फोर्स का। ये बात है, ये सब बात तथ्यात्मक बातें, हल्का फुल्का आइडिया अपने दिमाग में रखिएगा। अब देखिए यहां बहुत अच्छा काम किया है कि ये क्या किया है, ये आपको डाटा दे दिया है, डाटा दे दिया है, नहीं सही है, आपको डाटा दे दिया है। ग्रेविटेशनल फोर्स रिलेटिव स्ट्रेंथ इतनी है, वीक न्यूक्लियर फोर्स 10 पावर -13, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10 पावर -2। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को 1 मानते हैं, अगर देखो इधर, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को 1 मानते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स 10 to the power -39 होगा। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के 10 पे पावर 39 टाइम्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा। बात समझ में? ये रेंज मोटा मोटा दिमाग में रखिए, कभी मान लिए कहीं कंपेयर करने में जरूरत पड़ गई तो आपको रेंज पता होना चाहिए। वीक न्यूक्लियर फोर्स 10 to the power -13 होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर का 1/100 टाइम्स होगा। बात समझ में आ रही ना बेटा, समझ में आ रही है, हैं? अच्छा अब देखिए इसका रेंज क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स का, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है, यहां से लेकर पूरी आकाशगंगा, पूरी गैलेक्सी, और सुनने में आता है कि कई गैलेक्सीज हैं। इंसान अपने आप को बहुत बड़ा, बहुत महान समझता है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसका अस्तित्व एक बिंदु जितना भी नहीं है। लेकिन जीवन भर वो सोचता है कि हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, बड़े बड़े लोग आए और चले गए। आपका अस्तित्व कुछ भी नहीं है। आप इस प्लेनेट पे आते हैं, 60-70 साल रहते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। ये प्लेनेट तो अर्थ है, ऐसे कितने प्लेनेट हैं, पूरी एक गैलेक्सीज है, और ऐसी कितनी गैलेक्सीज हैं जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है अभी। अनंत है ये ब्रह्मांड, क्या है, अनंत है। अब देखिए मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इसका रेंज इनफाइनाइट है, अनंत है। वीक न्यूक्लियर फोर्स का क्या है, 10 to the power -16 मीटर है, मतलब केवल न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का क्या है, इनफाइनाइट है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का क्या है, केवल 10 to the power -15। ये रेंज है।
यानी ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही है, ये भी न्यूक्लियस के अंदर है, ये थोड़ा इससे, इसका रेंज इससे थोड़ा और कम है। बात समझ में आ रही ना? क्लियर है बेटा? तो एक बार डाटा देख लियो, तथ्यात्मक बातें हैं, लेकिन चूंकि एक दस्तूर है कि छोड़ा ना जाए, तो एक बार सबका कोरम कर दिया जाए, और शायद इसके बाद कई पीरियड से फिर हम लोग सवालों पे आएंगे, और फिर सवालों से आसान से कठिन, आसान से थोड़ा कठिन, फिर वैसे, फिर खतरनाक, 1 महीने के अंदर सब हो जाएगा। ठीक है ना? थोड़ा दिमाग बनाइए टॉपिक के ऊपर, पिच पे दिमाग बनाइए, बॉल को बल्ले पे लीजिए और उसके बाद तो उड़ाया जाएगा। ठीक है ना? अब नेक्स्ट चीज देखिए, ये कहां ऑपरेट करता है? ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे एक्ट करता है? सभी ऑब्जेक्ट्स पे। ये किस पे करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल्स। देखो यार इधर देखो, ये किस पे करता है? चार्ज पार्टिकल्स पे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर क्या करता है? न्यूक्लियॉन्स और हैवी एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे। और ये किस पे करता है? सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन्स एंड एंटी न्यूट्रिनो। ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है। किस पे एक्ट करता है? एक ग्राफ दे दी, एक डाटा दे दिया, देख लीजिए। फोर्स का नाम, रिलेटिव स्ट्रेंथ, रेंज कितनी है और कहां ऑपरेट करता है, और इसका फिर मीडिएटिंग पार्टिकल का भी एक बार नाम आप याद रखिएगा। कहीं ना कहीं मान लिया आ ही गया तो क्या कर सकते हैं भाई? जो सिलेबस में है मैं किसी को अनइम्पॉर्टेंट नहीं मानता हूं। हालांकि प्रश्न बहुत कम, कभी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आए हैं, लेकिन कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं। सिलेबस में है तो इम्पॉर्टेंट है। और अभी जब फर्स्ट ईयर से आप लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं तो कुछ भी स्किप नहीं करना है। हम इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट वाला पढ़ाई नहीं करते हैं, हम थॉरो पढ़ाई करते हैं। पूरा पूरा शीट करिए, 5 बार करिए, कहाँ से पूछेगा? मेरा फंडा ये है। इंपॉर्टेंट वो लोग पढ़ते हैं जो पता लगा 4 महीने पहले तैयारी शुरू किए, चलो बस यही पढ़ लो, फंस गया तो फंस गया, है ना? कांटी डाल के हम मछली नहीं फंसाते हैं, जाल फेंक के फंसाते हैं। जाल फेंक दीजिए, मछली आ जाएगी उसमें। ठीक है ना? तो अब आप देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटॉन है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? इसका पार्टिकल कौन सा है? ग्रेविटॉन है। इसका क्या है? मीडिएटिंग पार्टिकल, बोसॉन। इसका क्या है? फोटोन। इसका क्या है? ग्लूऑन। ये सब भी एक बार याद कर लीजिएगा। हालांकि हमको खुद ही भूल जाता है, लेकिन आप लोग एक बार कर लीजिएगा, है ना? अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट। देखिए ऐसा है, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। इसको एक रीडिंग मार लीजिएगा। दिस कैन बी प्रूव्ड, मतलब किस तरह का नेचर है, फिजिकल लॉ का नेचर कैसा है, इसको सिद्ध किया जा सकता है। दिस कैन बी प्रूव्ड, एक बात। दूसरी बात, अ न्यू डेवलपमेंट इन फिजिक्स है। हाँ ठीक है, इसका क्या मतलब है? अच्छा ठीक, ये क्या यहां नेचर, एक मिनट रुक जाइए ध्यान से। नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, लॉ ऑफ फिजिक्स इज अ स्टेटमेंट इन अ वर्ड form or an equation from that summarizes the result of experiment and observation for a certain range of physical phenomenon and this law cannot be proved। ठीक है ना? अब देखिए, a new development in physics may extend the range of validity of a law। जैसे मान लिया कोई नया एक्सपेरिमेंट फिजिक्स में आ गया, तो इस लॉ की वैलिडिटी को क्या कर सकता है? एक्सटेंड कर सकता है। कोई नई बात आ गई, जैसे मान लिए कोई नियम है, एक मिनट रुक जाइए, कोई नियम है, देखिए जो दिख रहा है वो तो सत्य है, जो दिख रहा है वो तो सत्य है, उस सत्य का एक्सप्लेनेशन डिफरेंट हो सकता है। तो मान लिए एक एक्सप्लेनेशन, एक लॉ किसी ने एस्टेब्लिश किया, और फिर कोई ऐसा सत्य आया जो उस लॉ से मैच नहीं करता है, उस लॉ से मैच नहीं, तो इस लॉ में या तो मॉडिफाई किया जाता है या तो लॉ को चेंज किया जाता है। अगर मॉडिफाई करके उस बात को एकोमोडेट कर ले तो लॉ चलता रहता है, और अगर मॉडिफाई करके उस बात को एकोमोडेट नहीं कर पाया तो लॉ ही चेंज हो जाता है। बहुत से एग्जाम्पल है, मैंने आपको कल ही दिया था कि पहले क्या था, जियोसेंट्रिक थ्योरी, फिर होलोसेंट्रिक थ्योरी आई, ठीक है ना? और फिर पहले एरिस्टोटल फिलॉसफी थी, फिर गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया आया, तो चेंज, पुराने लॉस को चेंज करके नए लॉ आते गए। पहले एटम के बारे में था डाल्टन्स लॉ, फिर थॉमसन लॉ, फिर रदरफोर्ड लॉ। भाई जो कमी थॉमसन लॉ में थी उसको दूर करके रदरफोर्ड लॉ आया, और रदरफोर्ड लॉ में जो कमी थी उसको दूर करके कौन सा है? नील्स बोर लॉ, नील्स बोर का लॉ आया। तो इस तरीके से सब्जेक्ट का डेवलपमेंट होता रहता है, कोई भी थ्योरी अंतिम नहीं है।
ठीक है ना। तो अब आप ये देखिए, अ न्यू डेवलपमेंट इन फिजिक्स, देखिए अ न्यू डेवलपमेंट इन फिजिक्स, कोई फिजिक्स में नया डेवलपमेंट होगा तो एग्जिस्टिंग लॉ की वैलिडिटी को एक्सटेंड कर सकता है। मान लिया कोई नई बात समझ में आ गई तो एग्जिस्टिंग लॉ जो है, जो लॉ पहले से स्टेब्लिश्ड है, उसमें हम उसको, उसकी वैलिडिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही ना। फिर ये लॉ क्या है, दे एग्जिस्ट इन सिंपल फॉर्म। लॉ क्या है, ये बहुत साधारण फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सिंपल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और जो फंडामेंटल लॉज हैं, उन लॉज से हम सारे लॉज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, कंजर्वेशन लॉज। अब ये सब हम डिटेल में नहीं बताएंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सबको पता है, पता है कि नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सबको पता है कि नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम पता है ना, पता है। उसके बाद देखिए फिजिकल क्वांटिटीज, मैंने कल बताया था कि देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज इन फिजिक्स जिनसे हम फिजिक्स के लॉस को एक्सप्लेन करते हैं। वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, इंपल्स, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। देखो ये देखो, कल सब बता चुके हैं। फिर अब देखो, अब नेक्स्ट देखो, फिजिकल क्वांटिटीज को ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं, स्केलर और वेक्टर। ये सब पता है आप लोग को, पता है ना बेटा। हाँ एकदम क्लियर। तो आगे बढ़िए फिर। अब देखिए, बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है बेटा, जिसको फुल्ली डिस्क्राइब करने के लिए किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। लेंथ को डिस्क्राइब करने के लिए किसी और क्वांटिटी की जरूरत है, बोलिए। लेकिन वेलोसिटी को फुल्ली डिस्क्राइब करने के लिए लेंथ और टाइम की जरूरत है, बोलिए, है कि नहीं। तो वेलोसिटी क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और लेंथ क्या है, फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। इधर देखो, इस दुनिया में खरबों गाने हैं, इस दुनिया में खरबों गाने हैं, लेकिन सारे गाने किससे बने हैं, सारे गामा से बने हैं। सारे गामा फंडामेंटल है, सुनिए, सारे गामा क्या है, फंडामेंटल है। और कोई भी कंपोजिशन जो है वो क्या है, इसी फंडामेंटल का भाई टोन्स, ओवरटोन्स, हार्मोनिक्स डिफरेंट तरीके से मिक्स किया गया तो डिफरेंट ट्यून निकली है, डिफरेंट सॉन्ग्स बने हैं। बात समझ में आई ना। इंग्लिश में जो भी नॉवेल है वो सब किससे लिखा गया है, ABCDEFGH, मतलब जेड तक, A to Z से सारे नॉवेल हैं इंग्लिश के। बेसिक तो वही है ना। तो वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको फुल्ली डिस्क्राइब करने के लिए किसी अन्य फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, वो बेस फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। ये 7 इन नंबर्स हैं, ये मैं कल बता चुका हूं, वही रिटर्न नोट्स हैं, फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज। बात समझ में आ रही ना। अब जिनको फुल्ली डिस्क्राइब करने के लिए कुछ और क्वांटिटीज की जरूरत है, उनको क्या कहते हैं, डिराइव्ड। जैसे एग्जांपल लेके बताया था मैंने कि चावल और दाल क्या है, बेस। और अगर खिचड़ी बनाना हो तो डिराइव्ड है ना, बोलिए। तो अब उस तरीके से देखिए, डिराइव्ड वो हैं जिनको, हाँ, डिराइव्ड वो हैं जो कि बेस से मिला के बने हैं, जिनको फुल्ली डिस्क्राइब करने के लिए कुछ बेस फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो और मास इनटू वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी भी डिराइव्ड है। तो मास, लेंथ और टाइम से मोमेंटम हम डिफाइन करते हैं। बात समझ में आ रही ना, समझ में आ रही बेटा। अब नेक्स्ट देखिए, फिजिकल क्वांटिटी को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं डायमेंशनल और डायमेंशनलेस। जैसे फिजिकल क्वांटिटी में कुछ डायमेंशनलेस भी होते हैं। रुक जाओ भाई, फिजिकल क्वांटिटी में कुछ डायमेंशनलेस भी होते हैं और कुछ डायमेंशनल भी होते हैं। तो डायमेंशनल तो आप सब जानते ही हैं, ज्यादातर डायमेंशनल नहीं है, लेकिन कुछ डायमेंशनलेस भी हैं। जैसे स्ट्रेन क्या है, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्या है, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। कोई डायमेंशन नहीं है इसका, ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, बोलिए।
तो अब वही कह रहा है, फिजिकल क्वांटिटी कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एट डायमेंशनल और डायमेंशनलेस। मतलब फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उदाहरण लेके आपको मैंने समझा दिया, ठीक है ना। अच्छा, एंड कांस्टेंट और वेरिएबल। फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं। जैसे पाई और ई, पाई और ई ये हर जगह क्या होंगे, कांस्टेंट रहेंगे। नहीं नहीं, फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं। पाई और ई ने एग्जांपल देंगे। जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। और फोर्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, वेरिएबल है, डिफरेंट कंडीशन में वेरी करेगी। यही सब छोटी छोटी बातें, हर लाइन हर वर्ड का मतलब 2 4 5 पन्ना एक बार पढ़ लेंगे, हो जाएगा, है ना। और सिलेबस में है तो क्यों छोड़ा जाएगा, एक बार देख लीजिए। अब देखिए, सम फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड by giving their magnitude, unit and direction. These quantities are called tensors. ऐसे कुछ क्वांटिटीज ऐसे हैं जिनको इस बात को अभी आप बहुत अच्छे से ना भी समझिए तो काम चल जाएगा। कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं कि जिनको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन देने के बाद भी बढ़िया तरीके से हम स्पेसिफाई नहीं कर पाते हैं, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम टेंसर कहते हैं। तो अब इस तरह के सवाल आपके नीट में आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ टेंसर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी देगा तो उस पर मार दीजिएगा। इस तरह की बात आ सकती है, ठीक है ना। एक बात ठीक ठाक लगी हमको, ठीक है ना। उसको हम क्या कहते हैं, टेंसर। जिसको क्या कहते हैं, यूनिट और डायमेंशन देने के बाद भी हम वेल एक्सप्लेन ना कर सकें, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज देखिए, एक क्वेश्चन कर ले, 12:40 तक है। अच्छा सुनिए, एक क्वेश्चन कर लेने दिए, क्योंकि क्वेश्चन मेरे प्राण है। ये थ्योरी समझाने में मुझे बहुत इरिटेशन होता है। सुनिए, थ्योरी समझाने में बहुत एनर्जी लगती है। अब एक क्वेश्चन प्यारा सा कर ले, तब चलते हैं। रुक जाइए, लिखिए, क्लासिफाई द क्वांटिटीज डिस्प्लेसमेंट, मास, फोर्स, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रेशर एंड वर्क अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। कुछ फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, हाथ उठाइए जो आंसर देगा। बेटा ये क्या हो रहा है, जो अलर्ट नहीं है 1 घंटा, देखो मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, वो लड़का लगातार अलर्ट है। वो पीछे के दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि उनको ये सब बात पता है, वो कुछ और सवाल अच्छा लगा रहे होंगे। ये लगातार अलर्ट है तो यही ना सीखेगा, वो लगातार अलर्ट है, जो अलर्ट है वो ना सीखेगा। जिसका दिमाग, मन, बुद्धि सब कुछ एक जगह है, वो लर्न करेगा बेटा, और नहीं तो आना ना आना बराबर ही है। एक जगह जो बात चल रही वही दिमाग में चले, तब आप एक बार में सीख जाएंगे, तो फिर घर जाके यही सब पलटेंगे, क्या फायदा। लर्न कर लीजिए, इस 1 घंटे में आपने इतनी बातें सीख ली, एक फ्रूटफुल सेशन हो गया। और बल्कि इसके बाद आप 15-20 मिनट मौज मस्ती कर लीजिए, हंस बोल लीजिए, वो चलेगा, लेकिन ड्यूरिंग वर्क मत करिए काम। अच्छा अब देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, क्लासिफाई द क्वांटिटीज डिस्प्लेसमेंट, मास, फोर्स, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रेशर एंड वर्क अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। इसमें कौन सी बेस है और कौन सी स्केलर है, कौन बताएगा, बताओ। बेस एंड स्केलर कौन कौन सी है, एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए। बेस एंड स्केलर, टाइम बिल्कुल सही है, और मास बिल्कुल सही है, और क्या है, बोलिए। मास, टाइम, स्पीड भी नहीं है, वेलोसिटी बिल्कुल सही। अब दूसरा बताइए, बेस एंड वेक्टर कौन सी है। फोर्स बेस है, तो कौन सा है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही ना। ये बेस भी है और वेक्टर भी है। अब सवाल आ रहे हैं, अब जो आपने पढ़ा है उस पर बेस्ड, क्या पता 10-15 सवाल आए, वीक न्यूक्लियर, स्ट्रांग न्यूक्लियर, तो आपको वो सवाल लगाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कंसेप्चुअल में जो आपके क्वेश्चन दिए हैं शीट के, उन सवालों को 100-150 सवाल लगाइए, तो जो बातें आपने, भले अनइम्पॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन वो बातों से छोटी छोटी बात आपकी तैयार हो जाएगी, है ना। अच्छा अब नेक्स्ट बताइए,
डिराइव्ड एंड स्केलर, डिराइव्ड एंड स्केलर सॉल्यूशन दिखा है, देखिए डिराइव्ड एंड स्केलर सॉल्यूशन लिखा है, ये मिसप्रिंट हो गया है। डिराइव्ड एंड स्केलर क्वांटिटी, बताइए कौन कौन सी होगी? डिराइव्ड एंड स्केलर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं बेटा। डिराइव्ड एंड स्केलर स्पीड, और बताइए स्पीड और वर्क, और बताइए डिराइव्ड एंड स्केलर स्पीड वर्क, और बताइए और बताइए, हो गया? अब बताइए डिराइव्ड और वेक्टर कौन कौन सी है? डिराइव्ड और वेक्टर कौन कौन सी है बोलिए? एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, और अरे कोई ऐसा भी हो सकता है जो दोनों में हो, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना? तो इस तरीके से आपने क्लासिफाई कर दिया। तो चलिए पहला प्रश्न हुआ, और नेक्स्ट पीरियड में मैं वो पढ़ाऊंगा जहां से सवाल आते हैं डायमेंशन एनालिसिस। हाँ, क्वेश्चंस करने के बाद तो एक और कर दिया जाए।